अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिज़िक्स का प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तो उससे इनाम होते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 है, कहता है द प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इज। तो बेसिकली हमारे पास वो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हमारे पास बेस करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड में कहता है कि वेबर इज़ द यूनिट ऑफ। हमारे पास ये जो वेबर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो यूनिट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड में कहता है कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग द लूप ऑफ द वायर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग जो है वो इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि हमारे पास EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ डिपेंड्स अपॉन। तो बेसिकली हमारे पास वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर जो है वो डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि EMF जनरेटेड बाय द AC डायनामो डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, और साथ में हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन पर भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स में कहते हैं दैन अल्टरनेटिंग करंट और द वोल्टेज। हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज होती है, बेसिकली ये चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली एंड रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो आफ्टर द रेगुलर रिकरिंग इंटरवल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवन में कहता है डायनामिक करंट। तो हमारे पास जो डायनामो करंट होता है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एट्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस लाइक अ मोटर। तो हमारे पास जो गल्वानोमीटर्स होते हैं, ए मीटर्स और वोल्ट मीटर्स जो है वो मोटर की तरह जो है वो काम करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसी के प्रिंसिपल पर जो है वो ये वर्कआउट करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाइन्थ में कहता है कि AC कैन नॉट बी यूज फॉर। तो हम लोग अल्टरनेटिव करंट को जो है वो हीट जो है वो उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लाइट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है वो मैग्नेटाइजिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज़ AC फॉर मैग्नेटाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेंथ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन अ टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग इंडक्टर कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जो गुल्वानोमीटर्स, एमीटर और वोल्ट मीटर्स हैं, ये सारी डिवाइसेस हमारे पास जो है वो वर्क करती हैं ऑन द टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग एंड कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारी इसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11th में कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास जो है वो करंट फ्लो पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है, और वोल्टेज पर भी जो है वो डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 12th में कहते हैं इफ द कॉइल इज वाउंड ऑन एन आयरन कोर द फ्लक्स थ्रू इट विल। तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो बेसिकली वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? हमारे पास जो फ्लक्स होता है बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, सो दैट इज वाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 13 में कहता है कि इंडक्टर्स एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर डायरेक्ट करंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 में कहता है कि फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी यूज़। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग जो है वो डायरेक्ट करंट का जो है वो सोर्स यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 15 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड डज नॉट कन्वर्ट इट इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो यूज़ करता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज़ नहीं करता, ठीक है। उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी ही रहने देता है और आगे से अप्लाई करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 16 में कहते हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द DC जनरेटर एंड द AC जनरेटर इज दैट। तो देखो हमारे पास जो DC जनरेटर होता है उसमें हमारे पास कम्यूटेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास AC जनरेटर में नहीं होते। नीचे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17th में कहते हैं द AC एंड द DC हैव द सेम। तो हमारे पास जो AC और DC होता है इनका हीटिंग इफेक्ट जो है वो थ्रू रेजिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 18 में कहते हैं कि द सेकेंडरी कॉइल हैज़ द NS टर्न्स एंड द प्राइमरी
has NP turns. The relationship between the secondary and the primary voltage is given by, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो वी एस अवर वी पी इज इक्वल टू एन एस अवर एन पी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर के इस तरह एक दो रिलेशंस और भी हैं तो आप लोगों को पता हो, ठीक है, आप लोगों को ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड करनी आती हो, ठीक है, आप लोगों को ट्रांसफार्मर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो पता हो, आप लोगों को ये पता हो कि हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है वो इसमें हम लोग एसी यूज़ करते हैं या डीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को इसके प्रिंसिपल का पता हो, प्रिंसिपल के बाद आप लोगों को जो है वो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका पता हो। तो मैं जिस तरह से बेसिक बहुत से पॉइंट्स हैं ट्रांसफार्मर में तो आप लोगों को लाजमी बताऊँ, ठीक है। हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें क्या चीज़ कॉन्स्टेंट होती है, स्टेप डाउन में क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट 19 में कहता है कि पावर लॉस इन द एक्चुअल ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू, तो बेसिकली हमारे पास वो एडी करंट और हमारे पास मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस से होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 20 में कहता है EMF induced in the conductor of the unit length moving with the unit velocity at the right angle to the magnetic field is equals to, so it is equal to magnetic flux density, option A is correct. Next 21st में कहता है the self inductance of the solenoid is increased when the soft iron core is inserted into it, तो कहता है कि हमारे पास जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो इंसर्ट करने से किसी भी सोलेनाइड की सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्यों इंक्रीज़ होती है, वो इसलिए इंक्रीज़ होती है क्योंकि हमारे पास ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये इम्प्रूव करता है फ्लक्स लिंकेज को बिटवीन द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो है वो किसी भी सोलेनाइड की सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम लोग उसमें सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो इंसर्ट करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि स्मॉल कॉइल लाइज इनसाइड द लार्ज कॉइल, कहता है कि एक लार्ज कॉइल है उसके अंदर हम लोगों ने स्मॉल कॉइल रखा हुआ है, कहता है द टू कॉइल्स आर हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक एंड कैरी द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कहता है द लार्ज कॉइल विल एक्सपीरियंस, कहता है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, एक स्मॉल है एक लार्ज है, जो स्मॉल वाला है उसको हम लोगों ने लार्ज वाले के जो है वो इन साइड जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, और वो जो हमारे पास दो कॉइल्स हैं वो आपस में हॉरिजॉन्टली जो है वो प्लेस्ड हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं और उनमें हमारे पास जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कहता है कि आप लोग बताओ कि हमारे पास जो लार्ज कॉइल है और उसके ऊपर किस तरह की फोर्स एक्सपीरियंस होगी या उसके साथ क्या होगा, तो हमारे पास जो लार्ज कॉइल होगा ना उसके ऊपर किसी भी किस्म की नेट फोर्स या किसी भी किस्म की रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दैट इज़ वाई, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि AC कैन नॉट बी यूज फॉर, तो हम लोग जो है वो AC को यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव करंट को यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द हीट, फॉर प्रोड्यूसिंग द लाइट, फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम लोग मैग्नेटाइजिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है, आयरन की मैग्नेटाइजेशन के लिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट करंट को यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है कि हमारे पास नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेज आर यूज्ड इन डिक्रीजिंग, तो हम लोग जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होती हैं ना इनको यूज़ करते हैं फॉर डिक्रीजिंग द सेल्फ इंडक्टेंस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसमिशन इज़ ईजी फॉर, तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करता है या इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना ईजी होता है या ये लॉन्ग जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, और जबकि हमारे पास जो DC होता है वो नहीं होता, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द ट्रांसफार्मर यूज्ड इज़, तो हम लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम लोग जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें AC वोल्टेज होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 27 में कहता है द इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, कहते हैं कि व्हेन द कंडक्टर ईथर मूव्स थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इन द रीजन्स वेयर देयर इज़ द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसको हम लोग जो है वो एडी करंट कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि मतलब लैगिंग ऑफ द changes in the magnetization of the substance behind the changes in the magnetic field as the magnetic field is varied, तो it is known as magnetic hysteresis, इसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 29 में कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बेसिकली हमारे पास वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, ये हम लोगों ने MCQ नंबर 1 में भी देखा था, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि व्हेन द मोटर इज़ एट इट्स मैक्सिमम स्पीड देन बैक EMF विल बी, तो हमारे पास बैक EMF भी हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होगी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ये तो आप लोगों के पास चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।